अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ रिव्यू हेल्थ ट्रांजिशन एंड ग्लोबल हेल्थ है, इसके आज हम लेक्चर 1 नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर की शुरुआत हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ से करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ अ की कंसेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ रेफर टू द uninterrupted progression of the disease process in an individual over time in the absence of intervention is called natural history of disease। कहते हैं कि हमारे साथ जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एपिडेमियोलॉजी में, और इसी तरह से नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग या कोई हॉस्ट जब पैथोजेनिक एजेंट को एक्सपोज हो जाते हैं तो एक्सपोज होने के बाद उनमें जो डिज़ीज़ प्रोसेस होता है तो उसकी बाकायदगी के साथ शुरुआत हो जाती है। सो वो कंडीशन जिसमें डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो डे बाय डे उसकी प्रोग्रेशन हो रही होती है, लेकिन इस दौरान हम किसी किस्म की इंटरवेंशन उसके लिए नहीं करते, किसी किस्म की ट्रीटमेंट हम उसके लिए नहीं करते, तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ कहते हैं। इसी तरह से नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसी तरह से नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो फिर हमें पता होगा कि किस तरह से हम अपने आप को और अपनी जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है उसको डिज़ीज़ से किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी इलाके में कोई बीमारी जो है वो फैल गई है तो उस बीमारी को मज़ीद फैलने से हम किस तरह से रोक सकते हैं और उसको हम किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अगर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ के हवाले से हमारे पास मुकम्मल नॉलेज होगी तो हम इन दोनों कामों को बहुत आसानी से कर सकेंगे। After contact with an infectious agent or following some other physiopathologic events, there is a theoretical point at which the disease process may begin। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि जब एक होस्ट किसी पैथोजेनिक एजेंट को एक्सपोज हो जाते हैं तो एक्सपोज होने के बाद एक ऐसा थ्योरेटिकल पॉइंट आ जाता है जहां से डिजीज़ प्रोसेस की जो शुरुआत है वो हो जाती है। इसी दौरान विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन द प्रोसेस एंड विद रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। इसी तरह से इसी दौरान अगर हम कोई मेडिकल प्रिकॉशन ना ले, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे उस होस्ट को, तो ऐसे कंडीशन में या तो उनकी खुद ब खुद रिकवरी होंगी, खुद ब खुद वो इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे, या वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएंगे, या उनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए आपको समझाया जा रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ असल में है क्या। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ के हवाले से जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ ये हमारे साथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जब होस्ट किसी पैथोजेनिक एजेंट को एक्सपोज हो जाते हैं तो एक्सपोज होने के कुछ टाइम बाद उनमें उस बीमारी की जो अलामात है या उस बीमारी के काज होने के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जब बीमारी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अगर हम उस होस्ट को बग़ैर किसी इंटरवेंशन के छोड़े तो 3 कंडीशन हमारे साथ फिर काज होंगे, या तो वो होस्ट खुद ब खुद रिकवर होगा, या वो होस्ट डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएगा, या उस होस्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मज़ीद देखें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ को तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ जो है ये हमारे साथ एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि मंदरजा झेल स्टेजेस पर हमारे साथ क्या होता है, मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जब होस्ट की किसी पैथोजेनिक एजेंट
का सामना होता है, ठीक है। तो पैथोजेनिक एजेंट को एक्सपोज होने के बाद इस होस्ट में जो डिजीज़ प्रोसेस है उसकी मुकम्मल बाकायदगी के साथ उसकी शुरुआत हो जाती है। तो स्टेज ऑफ सब्सेप्टिबिलिटी ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें कोई पैथोजेनिक एजेंट जो है अपने लिए एक ससेप्टेबल होस्ट को ढूंढता है और उस पर अटैक करता है। जब ससेप्टेबल होस्ट को ढूंढने के बाद उस पर अटैक कर लेते हैं तो इसके बाद हमारे साथ दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है जिसको स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं। ये हमारे साथ असल में वो स्टेज होता है जिसमें जो डिजीज़ प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर उसकी शुरुआत हो जाती है और इस स्टेज में किसी किस्म के साइन सिम्टम्स जो है वो नज़र नहीं आते, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर हम उस पेशेंट की लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह करते हैं तो लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह के ज़रिए हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बंदा जो है इसमें बीमारी के जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है या बीमारी से ये मुतासिर हो चुके हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरा स्टेज आता है जिसको हम स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं। स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ ये असल में हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें डिजीज़ के जो साइन सिम्टम्स है वो बाकायदगी के साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और हम फिर उन साइन सिम्टम्स को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है तो उसको हम स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ कहते हैं। या तो उस बंदे की खुद ब खुद वो ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, या वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का एक मुकम्मल प्रोसेस है जो कि हमारे साथ मंदरजा झेल 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक हमारे साथ स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी होता है जिसमें पैथोजन अपने लिए ससेप्टेबल होस्ट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा स्टेज हमारे साथ स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ है। तीसरा स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ है और चौथा स्टेज जो है वो हमारे साथ स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ है। Natural history of disease. The disease process begins when the appropriate exposure to or accumulation of factors sufficient for the disease process to begin in a susceptible host. कहता है कि जो डिज़ीज़ प्रोसेस है इसकी शुरुआत तब होती है जब एक होस्ट किसी ससेप्टेबल पैथोजन को एक्सपोज हो जाते हैं और वो पैथोजन इतने हो कि वो उस होस्ट में डिज़ीज़ का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए क्या हो, काफ़ी हो। For an infectious disease, the exposure is an microorganism. इसी तरह से infectious disease के लिए जो exposure होता है, जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कैंसर के लिए जो एक्सपोजर होगा, ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर होंगे that initiate the process such as asbestos fiber और कंपोनेंट इन टोबैको स्मोक, ठीक है। तो कैंसर के लिए जो एक्सपोजर फैक्टर हो सकते हैं तो इसमें हमारे साथ एस्बेस्टस फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से टोबैको स्मोक में जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, स्मोक में हमारे साथ जो टोबैको कंपोनेंट्स होते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपोजर फैक्टर के तौर पर रोल प्ले करते हैं जो कि कैंसर के प्रोसेस को स्टार्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में फिर हमारे साथ स्टेज आता है सब क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज, ठीक है। सब क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें बीमारी के स्टार्ट होने के बाद अलामात फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं होते। आफ्टर द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ बीन ट्रिगर्ड, pathological changes then occur without the individual being aware of them. This stage of subclinical disease extended from the time of exposure to the onset of symptoms is usually called incubation period for infectious disease, ठीक है। कहते हैं कि जब डिज़ीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो डिज़ीज़ प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो होस्ट में पैदा होना शुरू हो जाती है, लेकिन होस्ट बज़ाते खुद इन पैथोलॉजिकल चेंजेस से खबर नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से जो सब क्लिनिकल स्टेज है तो ये हमारे साथ एक ऐसा स्टेज होता है जो कि क्या होता है, जब डिज़ीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो डिज़ीज़ प्रोसेस के स्टार्ट होने से लेकर पहले सिम्टम्स के अपीयर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है तो इस टाइम पीरियड पर ये सब क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज जो है मुश्तमिल होता है और इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है।
ड्यूरिंग दिस स्टेज डिजीज इज सेड टू बी एसिम्प्टोमेटिक और इनअपेरेंट। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कही थी कि जो सब क्लिनिकल डिजीज स्टेज होता है तो इसमें हमारे साथ जो सिम्टम्स होते हैं तो वो अपीयर नहीं होते, तो इस वजह से इस स्टेज को आप एसिम्प्टोमेटिक स्टेज या इनअपेरेंट स्टेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे साथ क्या होता है, although disease is not apparent during the incubation period, some pathological changes may be detectable with laboratory, radiographic और other screening methods। तो ये बात भी मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी कि जो सब क्लिनिकल स्टेज होता है तो इसमें बज़ाहिरी कोई साइन सिम्टम जो है वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन इसके अलावा अगर हम उनकी कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें रेडियोग्राफिक हो जाते हैं और दूसरे स्क्रीनिंग मेथड्स आ जाते हैं, तो इन लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए हम उनमें इस बीमारी को डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। मोस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द डिजीज प्रोसेस during this phase of its natural history, since intervention at this early stage is likely to be more effective than treatment given after the disease has progressed and become symptomatic। ठीक है, कहते हैं कि ज़्यादातर जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है तो वो इस डिज़ीज़ प्रोसेस के दौरान जो है किए जाते हैं, और इसी तरह से इस स्टेज के दौरान अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है बनिस्बत उस ट्रीटमेंट के जो कि हम डिज़ीज़ के प्रोग्रेस होने के बाद देते हैं, या जब सिम्टम ज़ाहिर हो जाते हैं, साइन सिम्टम जब अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना सब क्लिनिकल स्टेज में जो ट्रीटमेंट हम देंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे साथ जो तीसरा स्टेज आता है वो क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज है। ठीक है, क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें साइन सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सो द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल डिजीज़। कहता है कि जब सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ प्रोसेस जो है ये फिर सब क्लिनिकल से क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट डायग्नोसिस आर मेड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। अल्टीमेटली द डिजीज प्रोसेस एंड इधर इन रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। तो कहते हैं कि जब क्लिनिकल डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ज़्यादातर जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल डिजीज़ प्रोसेस के दौरान होती है, क्योंकि क्लिनिकल डिजीज़ प्रोसेस के दौरान साइन सिम्टम्स अपीयर हो चुके होते हैं, तो इसलिए डिजीज़ को डायग्नोस करना आसान होता है और कम टाइम कंज्यूमर होता है। तो इस वजह से ज़्यादा डिजीज़ जो है इस स्टेज के दौरान जो है वो डायग्नोस होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इस डिजीज़ प्रोसेस का जो ख़ात्मा है या वो रिकवरी पर होती है, या डिसेबिलिटी पर होती है, या डेथ पर हो जाती है। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इन पेशेंट। इसी तरह से पेशेंट में हमारे साथ जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है तो उसके लिए जो है कुछ फेजेस आपको बताए गए हैं, जिसमें एक प्री क्लिनिकल फेज़ होता है और दूसरा हमारे साथ क्लिनिकल फेज़ होता है। जो प्री क्लिनिकल फेज़ होता है तो इसमें बायोलॉजिकली जो है बीमारी की जो शुरुआत है वो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो पैथोलॉजिक एविडेंस ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, उसको हम ब्लड स्क्रीनिंग वगैरह के ज़रिए हम प्री क्लिनिकल फेज़ के दौरान क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साइन सिम्टम जो है वो प्री क्लिनिकल फेज़ के दौरान हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि क्लिनिकल फेज़ के दौरान सबसे पहले हमें साइन सिम्टम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से इन साइन सिम्टम्स के लिए फिर हम मेडिकल केयर जो है वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं, और इसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। डिजीज़ प्रोसेस आउटकम। डिजीज़ प्रोसेस के जो हमारे साथ आउटकम है, ठीक है, तो वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले जब डिज़ीज़ काज हो जाता है तो डिज़ीज़ के काज होने की वजह से हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ख़राबी का शिकार हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब फंक्शन ख़राब हो जाते हैं तो फिर हम डिसेबल हो जाते हैं, फिर हम कोई काम करने के काबिल नहीं रहते। ठीक है, और जब हम डिसेबल हो जाते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हैंडीकेप हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमें दूसरे लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है, फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं।
इसी तरह से डिजीज़ प्रोसेस आउटकम, ये वही चीज़ें हैं जो कि आपको दोबारा से बार बार समझाई जा रही है, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, सो इसको आप खुद देख लीजिए, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है, वरना मैं आपको इसको भी आपको एक्सप्लेन कर लेता, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये वही चीज़ है सिंपल आपको बताई गई है, जो कि डायग्राम में बताया गया है, तो वो वहाँ पर यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में आपको समझाया जा रहा है। लैटेंट पीरियड, अब आ जाते हैं लैटेंट पीरियड की तरफ। व्हाट इज़ लैटेंट पीरियड? लैटेंट पीरियड किसे कहते हैं? लैटेंट पीरियड इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियसनेस, ठीक है। लैटेंट पीरियड असल में हमारे साथ वो पीरियड होता है जिसमें जो पैथोलॉजिक या जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं वो फर्स्ट टाइम जब होस्ट को एक्सपोज होते हैं, और एक्सपोज होने के बाद होस्ट में जो डिजीज़ प्रोसेस है उसकी बाकायदगी से आगाज़ कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो उस टाइम पीरियड से लेकर जिसमें जो डिज़ीज़ प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो जाती है, तो उससे लेकर उस टाइम पीरियड तक जिसमें जो डिज़ीज़ प्रोसेस है वो इन्फेक्शियस ना हो, ठीक है, मतलब जो बीमारी है वो मुकम्मल तौर पर होस्ट में ना फैली हो, तो उस वक्त तक के लिए जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लैटेंट पीरियड कहते हैं। फिर हमारे साथ इन्फेक्शियस पीरियड आ जाता है। इन्फेक्शियस पीरियड ये वो टाइम होता है जिसके दौरान होस्ट जो है वो दूसरे सब्सेप्टेबल होस्ट को इन्फेक्ट करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उस फर्स्ट होस्ट में बीमारी मुकम्मल तौर पर फैल चुकी होती है, और इसी तरह से उससे फिर दूसरे सब्सेप्टेबल होस्ट जो है वो भी बीमार होने लगते हैं। तो इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच द टाइम द होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर susceptible host is called infectious period. Non-infectious period ये वो time period होता है when the host ability to transmit disease to other host is ceases. ये वो time period होता है जिसमें होस्ट की वो सलाहियत जिसमें वो दूसरे susceptible host को पहले इन्फेक्ट कर सकते थे, तो अब नॉन इन्फेक्शियस पीरियड जो वो पीरियड होता है जिसमें होस्ट में ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो दूसरे ससेप्टेबल होस्ट को अपने आप से क्या करे? इन्फेक्ट कर सके, तो इसको नॉन इन्फेक्शियस पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड का ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये हमारे साथ वो टाइम पीरियड होता है जो कि जब डिज़ीज़ प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो डिज़ीज़ प्रोसेस के स्टार्ट होने से लेकर जो पहले साइन सिम्टम्स के अपीयर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल डिजीज इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। एपिडेमियोलॉजिक अप्रोच के हवाले से अगर मैं बात करूँ, सो द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी relies on the systematic approach. In very simple term, the epidemiologist count केसेस और हेल्थ इवेंट एंड डिजीज़। जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं तो इनका काम ये होता है कि ये अगर किसी बीमारी को क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, तो उस बीमारी से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी हेल्थ इवेंट हुए होते हैं, ठीक है, तो उसको काउंट करते हैं और उसकी वजाहत करते हैं। इसी तरह से उसको वजाहत करते हुए मतलब कब से ये बीमारी जो है काज हुई है, ठीक है, कहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई है और कितने लोगों को, किस किस्म के लोग जो है इससे मुतासिर हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। इसी तरह से उसको फिर क्या करते हैं? डिवाइड द नंबर ऑफ केसेस बाय एन अप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट रेट्स। और इसी तरह से फिर जितने भी केसेस होते हैं तो उसको एक अप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन पर डिवाइड करते हैं, ये जानने के लिए कि ये बीमारी किस रफ्तार से फैल रही है, ठीक है, रेट को जानने के लिए। इसके साथ साथ कंपेयर दीज रेट ओवर टाइम फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और इसी तरह से फिर इन रेट्स को जो है मुख्तलिफ ग्रुप के लोगों के साथ इसको कंपेयर करती है, ठीक है, ताकि ये जाने कि ये बीमारी जो है किन किन लोगों को हो रही है और किन किन लोगों को ये बीमारी नहीं हो रही, ठीक है। बिफोर काउंटिंग केसेस, हाउ एवर एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट
a case is. This is done by developing a case definition. Then using this case definition, the epidemiologist find and collect information about the case patients. The epidemiologist then perform descriptive epidemiology by characterizing the cases collectively according to time, place and person. इसी तरह से जब epidemiologist केसेस को काउंट कर रहे होते हैं तो केसेस को काउंट करने से पहले वो केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि केसेस हमारे साथ कौन से हैं, ठीक है। केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सबसे पहले फिर केस डिफिनीशन करते हैं। इसी तरह से केस डिफिनीशन को यूज़ करते हुए वो फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ पेशेंट के हवाले से, और फिर उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, वजाहत देते हैं कि ये बीमारियाँ जो है ये कब से काज हुई है, कौन से एरिया ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और कौन लोग जो है इससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। To calculate the disease rate, the epidemiologists divide the number of cases by the size of population. इसी तरह से disease rate को जानने के लिए कि बीमारी जो है किस रफ्तार से फैल रही है, इसके लिए epidemiologists क्या करते हैं, केसेस को, जितने भी केसेस होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको population size पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और finally to determine whether this rate is greater than what one would normally expected and if so to identify factors contributing to this इंक्रीज, ठीक है। और इसी तरह से फिर फाइनली वो इस बात को मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो रेट के रिज़ल्ट हमारे पास आए हुए हैं, आया ये रेट रिज़ल्ट जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा हो तो उसके पीछे फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन तमाम फैक्टर्स को मालूम करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ये काज हुई है, ठीक है। डिफाइनिंग अ केस. Before counting case, the epidemiologist must decide what to count. This is what to call a case. For that, the epidemiologist uses a case definition. Case definition is a set of standard criteria for classifying whether a person has particular disease, syndrome, or other health condition. ठीक है. Some case definition, particularly those used for national surveillance, have been developed and adopted as national standard that ensure comparability. ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब केस डिफिनीशन की डिफिनीशन आपको दी गई है। केस डिफिनीशन असल में हमारे साथ एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ये क्लासिफाई करते हैं कि आया इस बंदे को ख़ास बीमारी हुई है या नहीं। तो इस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को क्या कहते हैं, जिसके ज़रिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि हाँ इस बंदे को ख़ास बीमारी लाहक हुई है। तो इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को हम केस डिफिनीशन कहते हैं, ठीक है। Component of case definition for outbreak investigation. A case definition consists of clinical criteria and some time limitation on time, place and person. ठीक है। Clinical criteria usually include, इसमें हम confirmatory laboratory tests if available और combination of symptoms, signs and other finding, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। Criteria in case definition. A case definition may have several set of criteria depending on how certain the diagnosis is. For example, during an investigation of possible case or outbreak of measles, a person with fever and rash might be classified as having suspected, probable or confirmed case of measles, depending on what evidence of measles is present. Suspected mean any febrile illness accompanied by rash. Rashes के साथ अगर कोई भी इलनेस जो है बीमारी टेम्परेचर हो जाए तो इसको हम सस्पेक्टेड कहेंगे। Probable से मुराद a case that meet clinical case definition has non-contributory और serologic testing. कंफर्म में हमारे साथ वो केसेस होते हैं that is laboratory confirm, जो कि लेबॉर्ट्री से हमने कंफर्म किए हुए होते हैं, और that meet the clinical case definition, और इसी तरह से जो clinical case definition है मतलब जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है, तो इसको फिर हम कंफर्म केस कहेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस यूनिट के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।